जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 30 देखेंगे, जिसमें हम लोग राज्यपाल गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, अब हम लोग जैसे कि केंद्र सरकार के बारे में हम लोग पढ़े, सेम ऐसे ही अब हम लोग राज्य सरकार के बारे में पूरा सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप पूरा फोकस से अब इसको अच्छे से पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल से शुरुआत होता है अपना पूरा स्टेट का जो सीक्वेंस है, उस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो जो स्टेट के बारे में ना, आपको जो संविधान में आपको छठे भाग में मिलेगा, और अनुच्छेद 153 से 67 तक ये राज्य कार्यपालिका के बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ये चीज़ को अब समझ गए हैं कि देखिए, आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा मैं ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे जो राज्य है ना, राज्य में राज्यपाल जो है, और केंद्र में जैसे राष्ट्रपति है। ठीक है, इन दोनों को हमेशा आप बैलेंस करके देखेंगे। ठीक है, आपको इसमें लॉजिक मिल जाएगा। कई सारा चीज़ ऐसा है जो कि राष्ट्रपति के समान है राज्यपाल के लिए राज्य के अंदर। ठीक है, देखिए, जो राज्य की कार्यपालिका होती है, उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, ये लोग शामिल होते हैं राज्य के कार्यपालिका में। ठीक है, तो कई बार अगर प्रश्न आता है कि राज्य के कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ और भी बातें हैं। देखिए, जो राज्यपाल होता है, वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि संवैधानिक मुखिया भी कहते हैं। ठीक है, ये राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो राज्यपाल का जो नियुक्ति है, वो केंद्र के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा तो इसका नियुक्ति होता है। ठीक है ना, लेकिन ये कभी भी केंद्र के दबाव में नहीं रहता है। ठीक है ना, ये स्वतंत्र रहता है। देखिए, सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है ना, देखिए, राज्यपाल ना तो जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है, और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपको ये याद रखना है कि जो जो राज्यपाल होता है, वो राष्ट्रपति के तहत, ठीक है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यानी कि उसका चुनाव होता है। मुख्य रूप से क्या होता है कि राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पात्र के माध्यम से वो उसका एक तरीके से नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि क्वेश्चन में आता है कि शपथ कौन दिलाता है, तो इसके लिए हम लोग के जो उच्च उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो लोग शपथ दिलाते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के ये 1989 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, यह स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। हम लोग अभी जस्ट मैं आपको बताया इसी बारे में ये है। ठीक है, तो ये नियुक्ति हम लोग समझ गए कैसे नियुक्ति होगा। राष्ट्रपति के आज्ञा पत्र जो होता है, उसके थ्रू वो जो गवर्नर होंगे उनका नियुक्ति होगा। ठीक है, देख देखिए, इनकी जो योग्यता क्या होती है, केवल 2 बातें इसमें हैं। एक तो सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और 35 वर्ष कंप्लीट हो गया होना चाहिए। ठीक है, देखिए, अब इसमें शर्तें हैं, जैसे कि एक तो योग्यता हो गया, लेकिन योग्यता के बाद अब शर्त आता है कि जो राज्यपाल होगा उसके लिए क्या-क्या शर्त रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी भी संसद का जैसे सदस्य नहीं होना चाहिए, या विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है, तो जब वो राज्यपाल बना उस समय से वो उसको पद तुरंत छोड़ना होगा, ये बात याद रखना है। दूसरा, लाभ के पद नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले लाभ का पद आपको अच्छे से समझा दिया था, क्योंकि लाभ का पद बार-बार आता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये शर्त है, इसमें लाभ का पद में भी वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही संसद के द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होगा, यानी कि जो भी संसद निर्धारित करेगी, यानी कि संसद के द्वारा इनका निर्धारण होगा, जो भी वेतन भत्ते सब। ठीक है,
यदि वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है, आपको याद रखना है कि एक ही जो राज्यपाल है, वो 2 राज्यों के 2 राज्यों का भी वो प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी कि 2 स्टेट का भी वो राज्यपाल, एक ही राज्यपाल 2 स्टेट का भी हो सकता है। देखिए, अभी शायद उसको मैं नहीं बताया हूँ, नियुक्ति के समय ही ना, नियुक्ति के समय हम लोग ये जो 2 जो योग्यता रखे हैं कि एक तो है कि वो देश का नागरिक होना चाहिए, दूसरा ये है कि वो 35 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है? ये तो हमारे संविधान के अनुरूप है, लेकिन एक परंपरा भी है, ठीक है? कई बार आप देखे होंगे, अगर आप आज से गौर करेंगे कि जो राज्यपाल होते हैं ना स्टेट के, उसको वो राज्यपाल को देखेंगे वो कहीं न कहीं दूसरे स्टेट से होते हैं। तो ये एक परंपरा चलता है, ठीक है? इसमें 2 परंपरा है, याद रखेंगे, वो संविधान के अंतर्गत नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि संविधान के अनुसार जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य से ही संबंधित होना चाहिए, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। इस तरह का कोई बात आता है तो समझ लो वो क्या है, गलत होगा, ठीक है? संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है, एक परंपरा है, ठीक है? परंपरा के अनुसार जब गवर्नर का नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, उस समय वो कभी भी, ज़्यादातर ये होता है, कई बार इसमें परंपरा है ना? रूल संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इसको फ़ॉलो करते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो दूसरे राज्य का होता है, उसको नियुक्त करते हैं किसी दूसरे राज्य में, ठीक है? तो ये पहला परंपरा है और दूसरा ये है कि जब राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को नियुक्त करते हैं तो पहले मंत्री से एक बार विचार-विमर्श करते हैं। तो ये 2 परंपराएँ हैं, याद रखना आप, ठीक है? नियुक्ति के साथ में। हम लोग ये राज्यपाल की पद की ये शर्तें हम लोग देख लिए। चलिए आगे देखते हैं अब। इसी शर्तों में ये भी है कि कार्यकाल के दौरान, ठीक है, उनकी जो आर्थिक जो भी वेतन भत्ते ये सब किसी भी तरीके से इसमें कमी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही याद रखेंगे जैसे राष्ट्रपति का वैसे इनका भी है, जो जब वो कार्यकाल उनका चलता रहेगा, वो अ, अपने पद पर बने रहेंगे ना, तो उनके बीच में उनको कोई भी किसी भी प्रकार से जो आपराधिक कार्रवाई है ये सब नहीं कर सकते हैं, तो उनसे छूट है, ठीक है। देखिए, राज्यपाल को शपथ ये जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है? या फिर उनकी उपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको बताया था। उसके बाद से आगे देखते हैं, राज्यपाल की पदावधि, ठीक है? अब राज्यपाल की पदावधि क्या होती है? वो होती है 5 वर्ष की, ठीक है? लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं, ठीक है ना? 5 वर्ष तो है ही है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है? राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र भी वो दे सकते हैं। देखिए क्या-क्या कंडीशन होता है पदावधि में। पहला कंडीशन 5 वर्ष का, दूसरा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है? वो चाहें तो हटा भी सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद से फिर ये अपना खुद से त्यागपत्र दे सकते हैं, या फिर अगर उनका किसी भी तरीके से अगर निधन या फिर कोई और सिचुएशन में प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी ऐसा होता है उनका, ठीक है? मतलब आकस्मिक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उस समय ऐसी स्थिति में जो राज्य के न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ना, वो उस समय अस्थायी तौर पर राज्यपाल बनेंगे, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि राज्यपाल का भी जो पद है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए, अब राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य देखेंगे। राज्यपाल के अंतर्गत क्या-क्या शक्तियाँ होती हैं। देखो, राज्यपाल को राष्ट्रपति के अनुरूप पहला कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी और वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन याद रखेंगे कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एक लॉजिक बताता हूँ। देखिए, लॉजिक है मतलब ट्रिक वगैरह तो नहीं यूज़ करता हूँ मैं। देखिए, जब सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, ठीक है? मान के चलो कि एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, जिसमें आप राज्यपाल के बारे में पढ़े तो हैं, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं या फिर उस चीज़ को नहीं पढ़े हैं, ठीक है?
जब ज़्यादातर क्या क्वेश्चन होता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति इन्हीं दोनों में लगभग कंपेयर टाइप से क्वेश्चन रहता है। मतलब अगर आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं तो राज्यपाल के बारे में भी बता सकते हैं। देखिए, थोड़ा-सा डिफरेंट क्या रहेगा, मान के चलो कोई कोई शक्ति राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछ दिया है कि जो शक्ति राष्ट्रपति को है, क्या उसी वही शक्ति राज्यपाल के पास भी है? जैसे कि ये ऐसे अगर एक क्वेश्चन बनाता है, राज्यपाल को समझिएगा ध्यान से ना, राज्यपाल को वही शक्ति प्राप्त है जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है सही या गलत में, या फिर इस तरीके से प्रश्न पूछता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ संविधान में लिखित रूप से प्राप्त है। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? देखिए, इसको अब सोचना कैसे है? मान के चलो आप कन्फ्यूज़ हो गए, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि छोटा-छोटा शब्द इधर-उधर होता है तो उस समय हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है। तो यहाँ कैसे सोचेंगे आप, ठीक है? कुछ नहीं सोचना है, बस इतना बस ध्यान रखना है, क्योंकि आपको याद नहीं है तो आप इधर-उधर कन्फ्यूज़ होने वाला छोड़ ही दो, मतलब कुछ है ही नहीं आपके पास, आपको याद ही नहीं है, क्या है, नहीं है। बस आप इतना ध्यान में रखना, ठीक है? एक लॉजिक है सोचने का, जब आप ये सोचोगे कि मुझे अब याद नहीं है और राष्ट्रपति से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है? उस समय आप ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति क्या होता है, पूरे देश को गवर्न करता है, ठीक है ना? तो वो क्या होगा, वो बाहरी चीज़ों जो भी देश से बाहर यदि किसी भी प्रकार का समझौता है, कोई भी ऐसी बातें हैं बाहर की, वो राष्ट्रपति का ही अधिकार है। कोई एक राज्य पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है? उसी तरीके से राज्यपाल एक ही राज्य जो है या फिर 2 राज्य है, उसके अलावा तीसरे चौथे राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, ठीक है? आपातकालीन स्थिति होता है या सैन्य जो भी कार्रवाई, ये सब जो चीज़ें होती हैं, वो किसी एक राज्य में सीमित नहीं रहती हैं, ठीक है? ज़्यादातर क्या होता है, देश से बाहर या देश के लिए। समझ रहे हैं? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी स्थिति लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो कि उस राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश तक सीमित है, या फिर देश से बाहर किसी विदेश तक सीमित है। ऐसे कंडीशन में आप याद रखना कि वो केवल और केवल राष्ट्रपति को वो शक्ति प्राप्त होगा, राज्यपाल को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो केवल राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है। उससे अधिक का शक्ति उसके पास नहीं है, किसी भी राज्य के लिए नहीं है। तो जब आप अच्छे से लॉजिकली सोचेंगे, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये शक्ति तो क्या है, राज्यपाल को नहीं मिल सकती है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है ना? देखिए आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे, जो राज्यपाल हैं, उनकी कार्यकारी शक्तियाँ देखेंगे। ठीक है ना? वो क्या-क्या कार्यकारी शक्तियाँ कर सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के नाम से होती हैं, वैसे ही राज्य के अंतर्गत, ठीक है? कन्फ्यूज़न के लिए पूछ दिया कि राज्यपाल की जो औपचारिक रूप से अलग-अलग राज्यों का भी उसमें नाम दे दिया कि इस नाम से भी होता है। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि नहीं, जो राज्य जिस राज्य का है, जिस राज्य का वो गवर्नर है, उस वहीं पे उसका उसी के नाम से सारा कार्यकारी कार्य होंगे, ठीक है? देखिए, मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम भी बना सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है? उसके बाद से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का, सेम ऐसा ही ये भी है, ठीक है? वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है? ये हम लोग राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़े हैं। ज़्यादातर आपको दोनों में समान मिलेंगे, लेकिन वो राज्य के लिए ये राज्य के लिए है तो वो केंद्र के लिए रहेगा। उसके बाद से देखिए, वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसकी पारिश्रमिक तय करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो आप याद रखना है कि गवर्नर करते हैं या राज्यपाल, हिंदी में राज्यपाल करते हैं, ठीक है? अब ये भी जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ठीक है? उसके बाद से देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें और जो कार्यविधि तय करते हैं, ये सारी चीज़ें कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको हटा नहीं सकते वो।
हटाने का वही प्रक्रिया है जिस टाइप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसी तरीके से ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका भी हटाने की प्रक्रिया। देखिए ये ऐसा क्यों रखा गया है कि जो निर्वाचन इनका एक तरीके से नियुक्त कौन कर रहे हैं? राज्यपाल कर रहे हैं, राज्य की जो निर्वाचन आयुक्त है। लेकिन उनको हटाने की प्रक्रिया कैसा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि समझ रहे हैं, महाभियोग तरीके से। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव से संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो चुनाव से संबंधित है। अगर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर चुनाव सही से नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से नहीं होगा, चुनाव जो कराने वाले व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? सही से चुनाव नहीं होगा, सही से चुनाव नहीं होगा तो हमारे गवर्नमेंट में अच्छे लोग नहीं आएँगे। तो उनको दबाव मुक्त रहने के लिए, अब मान के चलो राज्य के हाथ में भी हटाने का ये सब चीज़ें अगर रहेंगी, तो क्या होगा कि जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा वो क्या है, थोड़ा दबाव में काम करेगा उस राज्य के लिए। लेकिन यहाँ पे उसका दबाव है ही नहीं, ठीक है? वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा क्योंकि उसको हटा नहीं सकते ये लोग। समझ में आया? उसके बाद से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी यही करेंगे, ठीक है? लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल नहीं हटा सकते। ये कार्यकारी शक्तियाँ हो गई इनकी। उसके बाद से देखिए विधायी शक्तियाँ हैं इनकी। विधायी शक्तियों में देखिए राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होते हैं, ये हम लोगों को पता है, जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है? राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रवा सन विघटित करना, ये सारा काम राज्यपाल की शक्ति विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रति वर्ष के पहले सत्र को संबोधित भी करते हैं राज्यपाल, ठीक है? जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो, तो विधानसभा के कार्यवाही के लिए वो क्या कर सकते हैं? उस सदन के किसी व्यक्ति को भी वहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है? या उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। अब देखिए विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये भी आता है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा जो भी पारित विधेयक होगा, जैसे कि राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ होती हैं, वैसे राज्यपाल के पास भी होती हैं। पहला कंडीशन में तो वो स्वीकार कर लेंगे तो जो भी है वो काम बन जाएगा, जो भी विधेयक है उससे रिलेटेड। लेकिन उसको स्वीकृति के लिए रोक भी सकते हैं, ठीक है? पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। देखो पुनर्विचार में आप एक बात याद रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल में थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। वो डिफ़रेंस क्यों होता है आप समझ जाएँगे। किसी एक राज्य का राज्यपाल है, ठीक है? वहाँ उसके विधानमंडल में कोई एक विधेयक पारित किया गया। वो पारित सारी चीज़ें हो गईं, ठीक है? उसके बाद से वो गया राज्यपाल के पास। राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए भेज दिए, नहीं अच्छे से विचार करके फिर से भेजो। तो अच्छे से फिर से उस पे विचार किए फिर भेज दिए। फिर भी राज्यपाल अब सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। राष्ट्रपति के पास यहाँ पे अब देखो डिफ़रेंस क्या होता है, राष्ट्रपति के पास य यदि संसद ने भेज दिया एक बार पुनर्विचार करके, उनको फिर वहाँ साइन करना ज़रूरी है। राज्यपाल के पास एक और ऑप्शन होता है, वापस तो नहीं भेज सकते, उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये डिफ़रेंस होता है और डिफ़रेंस इसलिए है क्योंकि वो क्या है, राज्य है। राज्य के ऊपर भी तो है ना केंद्र, तो इसलिए राज्य के पास ऑप्शन है, ठीक है? राज्य के राज्यपाल फिर भी सहमत नहीं है उस चीज़ से, तो उनके पास तो ऑप्शन रहना चाहिए क्योंकि राज्य का भी अपना केंद्र एक प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है, राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी उनका ये विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है? ये विधायी शक्तियाँ हो गई। देखिए अब वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं राज्यपाल की। वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि राज्य के जो बजट है वो राज्य को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, ये भी जो होता है, और जैसे राष्ट्रपति है वैसे ही इनका भी, ठीक है? धन विधेयक को राज्य विधानसभा में कभी भी राज्यपाल के माने कि पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। बिना उसकी सहमति से आप अनुदान की मांग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? राष्ट्रपति के समान ये भी है। यानी कि आप समझ लो कि राष्ट्रपति को रिवाइज़ कर रहे हो, ठीक है? दोनों में कंपेयर करके मैं इसलिए बता रहा हूँ। किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम
ले सकता है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल के पास ये भी शक्तियाँ होती है। आकस्मिक निधि इसमें भी होते हैं ना, हम लोग पढ़े थे ना उसमें, कि जो निधियाँ होती है वो क्या है, राज्यों के लिए भी अलग से होती हैं, तो वही है। तो आकस्मिक निधि से वो क्या है, पैसा ले सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद से देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वह वित्त आयोग का भी गठन कर सकते हैं। तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल करते हैं, आप याद रखेंगे इसको। उसके बाद से आता है न्यायिक शक्ति, ठीक है। देखिए, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को दंड को, देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, वो दंड का जो भी हो क्षमा कर सकते हैं, यानी कि उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, विराम दे सकते हैं, परिहार, या फिर वही बात है, ठीक है। या फिर उसको निलंबन कर सकते हैं, उसका लघुकरण कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस न्यायिक शक्तियाँ, ये जो क्षमादान की जो शक्ति है उसमें बस एक ही चीज़ याद रखना, राज्यपाल और राष्ट्रपति में बस इतना डिफरेंस है कि जो राष्ट्रपति हैं केवल वही मृत्युदंड को रोक सकते हैं, राज्यपाल के पास वो अधिकार नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, राज्य जो जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे ना, उस समय जो राष्ट्रपति हैं और जो राज्य के राज्यपाल है, जिस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, वहाँ पे राज्यपाल और राष्ट्रपति विचार विमर्श करने के बाद से ये उनका नियुक्ति करेंगे, ठीक है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की भी नियुक्ति या स्थानांतरण या प्रोन्नति कर सकता है। यानी कि जो ये भी यहाँ पे है कि राज्यपाल को ये भी शक्ति है, ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, उनका स्थानांतरण और प्रोन्नति करना। तो ये सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो राज्यपाल के पास होती हैं राज्य के अंदर। ये हो गया। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो बहुत जल्दी और अच्छे से कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ चीज़ नहीं बचा है कवर करने के लिए, ठीक है। आप इतने को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कुछ अनुच्छेद है जिसको आप याद रखिएगा, जो राज्यपाल से रिलेटेड है। 155 अनुच्छेद जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। 156 जो है वो राज्यपाल का कार्यकाल को निर्धारित करता है, ये बताता है, ठीक है। 157 जो है वो राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता यानी कि योग्यता को बताता है, 157। 161 जो है राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति देता है। 201 जो है अनुच्छेद, ये है राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए क्या करना, सुरक्षित रखता है। 213 जो है वो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए, जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ना, वो राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन उसमें क्या कंडीशन होता है, उसमें जो कंडीशन होता है कि राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को भी अब सेम वैसे ही है कि राज्यपाल भी अध्यादेश कब जारी करेंगे, ऐसी परिस्थिति है कि उस समय तुरंत कोई कानून लाना जरूरी है, लेकिन उस समय क्या हो रहा है, संसद का या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है। ऐसी कंडीशन में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और इनका जो अध्यादेश रहेगा उसका जो लिमिट रहता है 6 माह तक का रहता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए 217 जो है वो राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से सलाह लेने वाला जो ये है, ये 217 अनुच्छेद के अंतर्गत आपको पता चलेगा। उसके बाद से 233 जो है वो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ये जो है ना, इतना अनुच्छेद आप राज्यपाल से रिलेटेड आप याद रखेंगे, ये आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है, ठीक है। तो अगला दिन हम लोग अगले वीडियो में इस राज्यपाल से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से हम लोग समझ लिए हैं, और किस टॉपिक को कितने और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो फिर हमारे को भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्लस
आपको जैसे ही आप भी ना एक धीरे-धीरे करके नियमित हो जाएँगे। परफ़ेक्टली 9 बजे आपका जब आपके पास मैसेज आएगा, तो कई बार क्या होता है कि मैसेज जब आता है ना, तो आदमी थोड़ा-सा सोचता है कि चलो मैं देख लेता हूँ उसको। तो उससे क्या होता है कि पढ़ाई हो जाता है। आपको बार-बार डेली-डेली जब सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे ना, तो आपको वो हिंट करेगा और धीरे-धीरे करके आप नियमित हो जाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा समय लगता है डिसिप्लिन में आने में, लेकिन आ जाएँगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चले, साथ में हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।